Good morning and Jan student. So today I am going to explain you the fifth point of this chapter, the abolition of slavery. Abolitions का मतलब होता है बच्चों उन्मूलन उन्मूलन का मतलब छोड़ देना या त्याग करना। स्लेवरी मतलब दास प्रथा। तो हम सभी देखेंगे पेज नंबर 21 पर आपके एनसीईआरटी में ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्लेवरी का फ्रांस में अबोलिशन होता है, उसके विषय हम लोग देखेंगे। होप कि सबको वीडियो क्लियरली विजिबल होगा। सभी लोग देखेंगे पेज नंबर 21 पर लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन डिजाइन वाज द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो जो जैकोबिन रूल रूल के द्वारा जो सबसे शानदार सुधार हुआ फ्रेंच कॉलोनीज में, वो था स्लेवरी का अंत, मतलब दास प्रथा का अंत। तो जैकोबिन डिज़ाइन के दौरान, जैकोबिन डिज़ाइन कौन थे? रॉब्स मैक्समिलियन रॉब्सपियरे के दौरान जो किसी तरीके का जो सबसे शानदार सुधार फ्रांस में देखने को मिला, वह था स्लेवरी का अंत हो गया था। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, कैरेबियन जो कैरेबियन आइलैंड थे वहाँ पे कुछ कॉलोनीज थे, जिसमें कौन थे? मैटरनिक, गैडेलॉप एंड सेंट डोमिंगो वेयर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। तो जो कैरेब बेसिकली जो कैरेबियन आइलैंड पे जो कॉलोनीज होते थे, मुख्य रूप से मार्टिनिक, गैडेलॉप, सैन डोमिंगो, ये सारे क्या करते थे? जो होम कमोडिटीज़ थी उसके सप्लायर्स थे, बेसिकली टोबैको के, इंडिगो के, शुगर के और कॉफ़ी के। सबसे ज़्यादा यहीं से ये चीज़ें उत्पन्न होती थी, पैदा की जाती थी। But the reluctant of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantations। लेकिन अब इन जो कैरिबियाई आइलैंड्स थे, यहाँ पे कोई यूरोपियन जाके काम करना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसका मतलब कि यहाँ चीज़ें तो काम तो बहुत थी लेकिन कोई काम करने वाला नहीं था। तो इस वजह से प्लांटेशंस वगैरह कायदे से शुरू नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मज़दूरों की कमी थी। तो अब देखिए इसको दूर करने के लिए ये सब क्या करते हैं? सो दिस वाज मेड बाय ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स। तो चूंकि यूरोपियंस काम करना नहीं चाहते थे वहाँ पे, तो इस तरीके की कमी किस तरीके से दूर हुई भाई? दूर हुई स्लेब्स के ट्रेड के थ्रू। दासों का व्यापार होना शुरू हो गया। कहाँ? एक त्रिकोणीय जो है कि समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ? आपसी सहमत के यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के जो एक ट्रायंगली के थ्रू क्या हुआ? अब इन कैरेबियंस आइलैंड्स पे क्या हुआ? जो है कि मजदूर या दास, बेसिकली स्लैब्स सप्लाई होना शुरू हो गए। द स्लैब्स ट्रेड बिगेन इन द 17वीं सेंचुरी। 17वीं शताब्दी से ही ये जो स्लैब्स थे, स्लैब्स ट्रेड थे, ये शुरू था। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डक्स एंड नांटे टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लैब्स फ्रॉम लोकल चीफ चीफ चिपटेंस। तो देखिए कहने का मतलब जो बेसिकली फ्रेंच मर्चेंट्स थे, जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे अपने बड़े बड़े जहाज़ को लेकर के बोर्डेक्स और नांटे जैसे बंदरगाहों पर अफ्रीकन कोस्ट पर लेकर जाते थे। वहाँ से वहाँ के लोकल जो चीफेंट्स मतलब होते हैं सरदार, सरदार मतलब जो है दासों की सप्लाई करते थे, उनसे दास ले करके branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for a 3 months long voyage across, voyage मतलब होता है बच्चों समुद्री यात्रा, across the Atlantic to the Caribbean। और उनसे जो सरदार वहाँ के होते थे, चीफ हैंड्स होते थे, उनसे जो है इनको लेते थे, उन किनको? दासों को लेते थे, उनको दागा जाता था, उनको हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी, बेड़ियाँ पहनाई जाती थी और उनको टाइट बांध करके सीप में ठूस ठूस करके 3 महीने की लंबी यात्राओं पर अटलांटिक ओशंस पार करके कैरिबियन आइलैंड के पास भेजा जाता था। देयर दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और यहाँ पर ये लोग प्लांटेशंस करवाते थे उनको बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्लैब लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। तो चूंकि ये जो अफ्रीकन लेबर्स होते थे, लेबर्स का मतलब जो
दास होते थे, स्लेव्स होते थे, ये वहाँ पे खेती कराते थे बेसिकली किन चीज़ों का, कॉफ़ी का, इंडिगो का, शुगर का, और इनके प्रोडक्शन से, इनके मेहनत से ये चीज़ें प्रोड्यूस होकर के यूरोपियन मार्केट में धड़ल्ले से बेची जाती थी। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्स एंड नांटे ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी टू फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। और इसी तरीके से ये पोर्ट्स शहरें जो थी, कौन कौन से, बोर्डेक्स और नांटे, इन्हीं दासों की खरीद फरोख्त से अपनी संपन्नता को बयां करती है, मतलब खूब संपन्न थे दासों को खरीदने बेचने के वजह से। आगे देखते हैं, लिखा है थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। हालांकि 18वीं सदी में दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा नहीं हुई। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मेन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। तो इस बात पर बराबर बहस होता रहता था कि इस तरीके का जो व्यक्ति को जो मूलभूत अधिकार दिया जाए, अधिकार का मतलब जो राइट्स दिया जाए, वो केवल फ्रांस के लोगों को दिया जाए कि उन कॉलोनीज़ में रहने वाले सभी लोगों को, कॉलोनीज़ में मतलब जो अफ्रीका से, अमेरिका से जो लोग जाके थे, उनको भी इस तरीके का अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस विषय पर लगातार बहस होती रहती थी। But he did not pass any law fearing oppositions from businessmen whose incomes depend on the slave trade। इस वजह से कोई नियम जो है कि नहीं पास हो पाया, उनको इस बात का डर था कि जो बिजनेसमैन थे, जो कि स्लैब ट्रेड से बिजनेस करके अच्छी खासी इनकम कमाते थे, उनके डर के वजह से इस तरीके का कोई भी नियम कानून जो है नियम नहीं बन पाया। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवरसीज प्रोसेसन्स। और लेकिन समय आ गया 1794 का कि एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिसमें कि फ्रांस के सभी कॉलोनीज से दासों को मुक्त कर दिया गया कि अब कोई दास नहीं बनाएगा बड़ा मेहनत के बाद। दिस however turned out to be a short term measures। 10 years later नेपोलियन reintroduced the slavery। हालांकि ये जो दास प्रथा का उन्मूलन था बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, बस 10 सालों तक रहा। 10 सालों के बाद जब नेपोलियन आया, वापस इसने स्लेवरी शुरू कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू enslave African Negroes to pursuit of their economic interest। तो अब देखिए, कहने का मतलब ये है, नेपोलियन के आने के बाद जो प्लांटेशंस ओनर्स थे, ये क्या कर रहे हैं, अफ्रीका से निग्रोस को मंगाते थे, निग्रोस लोगों को गुलाम बना करके लाते थे और अपनी खेती वगैरह कराना शुरू कर देते थे। तो स्लेवरी वाज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रांच कॉलोनीज इन 1848। और फिर आखिरी में अंतिम रूप से जो स्लेवरी था वह 1848 में ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब पहली दफ़ा 1974 में जब नेशनल असेंबली ने नेशनल कन्वेंशंस ने पहली बार जो दास प्रथा को ख़त्म किया, लेकिन 10 सालों बाद ही 94 में ख़त्म हुआ था। 1804 में आ गए नेपोलियन, उसने फिर शुरू करा दिया भाई जो है कि स्लेवरी सिस्टम। तो इस दौरान क्या हुआ, जो अफ्रीकन निग्रोस थे उन्हें दास बना करके क्या खेती वगैरह करवाई जाती थी। बाद में एकदम फाइनली जो स्लेवरी ख़त्म हुआ वह 1848 में ख़त्म हो गया। देखिए इसमें कुछ दिया, निग्रोस का मतलब ये है एक जाति के लोगों की तरफ जो है संकेत करता है। इसमें देखिए फिगर दिया है द इमेनिसिपेशन ऑफ स्लेव्स। इमेनिसिपेशन का मतलब होता है दास मुक्ति। दास मुक्ति इसमें दिया, इसमें जो लिखा गया है कि ट्राई कलर बैनर ऑन द टॉप कैरीज द स्लोगन। इस ये जो 3 कलर का जो झंडा ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लिखा गया है द इंस्क्रिप्शंस बिलो। इस पर क्या लिखा गया है, द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, ठीक है। और नीचे लिखा गया है सिविलाइज द उसके बाद लिखा है कहाँ गया, लिखा है ट्राई कलर बैनर टॉप कैरी स्लोगन द राइट्स ऑफ मैन, ऊपर लिखा है राइट्स ऑफ मैन, देन नीचे लिखा गया है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। इसमें लिखा है कि अ फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लॉथ्स टू वियर। यहाँ पे एक फ्रेंच महिला क्या है,
अफ्रीकन और अमेरिकन इंडियंस के जो दास हैं उनको कपड़े दे करके उनको सिविलाइज बनाने का प्रयास करती हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं 6वां टॉपिक पर। लिखा है द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मतलब क्रांति और जो रोजाना की जो जिंदगी थी उसके विषय हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 22 पर। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथेस पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या जो पॉलिटिक्स है यह लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल तथा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। देखते हैं आगे। लिखा है द ईयर्स ऑफ 1789 इन फ्रांस saw many such changes in the lives of men, women and children। तो आने वाला जो कहानी ये है कि 1789 के बाद वाले जो वर्ष थे इसमें फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी इन्होंने कानून बना करके स्वतंत्रता एवं समानता का मतलब होता है लिबर्टी एंड इक्वलिटी, इसके आइडियल्स का मतलब आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट came into effect soon after the storming of the Bastille in summer of 1789 was abolition of censorship। तो ये कहने का मतलब ये है बास्तिल के ध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून सामने आया वह था सेंसरशिप का समाप्ति, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। इन द ओल्ड डिजाइन ऑल रिटेन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस could be published or performed only after they had been approved by the censors of king। तो कहने का मतलब ये है कि पुरानी जो सत्ता थी उस दौरान सभी रिटेन मटेरियल्स हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो, प्लेस हो, ये सभी तभी पब्लिश हो सकती थी या तभी एक्ट में आ सकती थी जब सेंसर बोर्ड, जो राजा के सेंसर बोर्ड उसको पास करते, अप्रूव करते, तभी हो पाती थी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजनशिप प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस टू बी अ नेचुरल राइट। लेकिन अब क्या हुआ, एक नया जो डिक्लेरेशन हुआ इसमें ये हुआ कि जो राइट्स ऑफ स्पीच और राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन है ये किसी भी नागरिक का नेचुरल राइट्स है, नैसर्गिक अधिकार है, मतलब प्राकृतिक अधिकार है। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड इन द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब इस तरीके से न्यूज़पेपर, पम्पलेट, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स पूरे फ्रांस में इसके शहरों सहित गांवों में भी बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। दे आर डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। इन सब में क्या था, वे सारी चीज़ें डिस्कशंस लिखी हुई थी कि किस तरीके से फ्रांस में अब बदलाव आना शुरू हो गया है, इस तरीके की चीज़ें फैलना शुरू हो गई। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन डैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता की वजह से ही लोग क्या है एक दूसरे के व्यूज़ का अपोज करना शुरू हुए, घटनाओं का विरोध करना शुरू हुए, उस पर तर्क वितर्क करना शुरू हो गए। ईच साइड शॉट टू कन्वीनियंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशंस थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट्स। तो प्रिंट के माध्यम से एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए लोग क्या किए, प्रयास करना शुरू कर दिए कि भाई ये देखिए हमारा दृष्टिकोण है, ये इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है। प्ले, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इस तरीके से प्लेस मतलब नाटक, गीत और जो जो जुलूस वगैरह थे, उस सभी जुलूस थे, इन सब ने क्या हुआ, लोगों को, जो वहाँ के फ्रांस के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा क्या किया, अट्रैक्ट करना शुरू किया। दिस वाज वन वे they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only handful people could read। तो कहने का मतलब ये है इस तरीके से नाटक, संगीत और कहने का मतलब जो है लिबर्टी और जस्टिस मतलब स्वतंत्रता और जो
जो न्याय है, इस तरीके से क्या हुआ कि इसके बारे में जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, इन्होंने क्या किया, लंबे चौड़े पांडित्यपूर्ण लेखन खूब लिखे, क्योंकि इस दौरान सभी लोग तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी किताबों को जो पढ़ते थे वो तो शिक्षितों जो पढ़े लिखे थे उन्हीं के बस में था। लेकिन क्या है, हमने शुरुआती दौर में बताया कि जो नहीं पढ़े लिखे थे इसको बोल बोल के अपना रिसाइट कर रहे थे। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये सारी चीज़ों की बदलाव इस तरीके से आई, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, इनके लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये सबसे शानदार तरीका था। क्योंकि लोगों को ये पम्पलेट बांटते थे, तस्वीर बनाते थे, नाटक करते थे। नाटक वगैरह करेंगे तो सब लोग इसमें, क्योंकि भाई किताबों में जो चीज़ें लिखी रहती तो वो केवल पढ़े लिखे लोग पढ़ पाते, तो इस वजह से नाटक वगैरह होना शुरू हुआ, जुलूस वगैरह, जिससे सबको इस तरीके की जानकारी होना शुरू हो गया। देखिए एक तस्वीर है, तस्वीर में दिया है द पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस। कहने का मतलब इसमें यह है कि पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति। इसमें लिखा है दिस एनोनिमस प्रिंट ऑफ 1796 टू मेक द आइडियाज ऑफ जस्टिस टेंजिबल। इसमें यह है कि एक मोटा आदमी है जिसका पेट दबा के पतला किया जा रहा है, कहने का मतलब यह है कि इसके न्याय के विचारों को व्यवहार में बदलना चाहता है कि कहने किस तरीके से ये चीज़ें होती है। फाइनली हम लोग पेज नंबर 23 पर जाते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में वास्तव में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को राजा घोषित कर लेता है। ही सेट आउट द कॉन्क्वायर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिसपोजिंग dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। अब उसके बाद क्या हुआ, ये यूरोपीय पड़ोस के जो आस पड़ोस के जो देश थे उस पर विजय की यात्राएं शुरू कर दी, और पुराने जो राजवंश थे, जो राजाओं थे, उनको हटा करके अपने परिवार के मेंबरों को देना शुरू कर दिए। नेपोलियन सा हिज रोल्स एज मॉडर्नाइजर्स ऑफ यूरोप। तो लोगों को लगा कि जो नेपोलियन है ये क्या करेगा, यूरोप का आधुनिकीकरण करेगा, यूरोप को आधुनिक बनाएगा। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इसने क्या किया है, प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी सुरक्षा के कानून लाए, और दशमलव पद्धति के द्वारा नाप तोल की भी एक यूनिक प्रणाली लाई, कि जो नाप तोल का था एक ही सिस्टम लाए। इनिशियली मेनी सा नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरू में तो लोगों को लगा कि नेपोलियन बहुत अच्छा आदमी है, ये हमारे लिए मुक्तिदाता का काम करेगा, लेकिन आगे बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज कैम टू बी वीव्ड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्सेस। और लेकिन जल्द ही जो नेपोलियन के सेना थे उसे लोग क्या मानने लगी, तो हमलावर है, ये सबको मारना शुरू करेगा। ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। और फिर फाइनली 1815 में नेपोलियन वाटरलू में मारा गया। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्गर आफ्टर नेपोलियन लेफ्ट। मतलब नेपोलियन की मृत्यु के बाद जब नेपोलियन मर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो कि सुधार किए, उनके मरने के काफ़ी सालों बाद जो है कि लोगों के नज़र में आना शुरू हुआ। तो द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीजेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस तरीके से स्वतंत्रता और जो लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब होता है जनवादी अधिकार। इस तरीके से जो स्वतंत्रता का जो विचार था, स्वतंत्रता का और जनवादी अधिकारों का विचार, ये फ्रांस सोसाइटी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल। और यही क्या हुआ फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी के दौरान फैलना शुरू हुआ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है बच्चों सामंती व्यवस्था। द फ्यूडल सिस्टम वेयर अबोलिस्ड मतलब सामंती व्यवस्था का नाश कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल्स
rework the ideas of freedom from बोंडेगो into their movement to create sovereign nation states। और इस तरीके से जो कॉलोनियल पीपल थे इनको रीवर्ड का मतलब इसको हुआ फिर से स्थापना करके इनको क्या है दासों से मुक्त करा दिया गया और इनके मुक्ति की विचार की नई परिभाषा दी गई। देखिए आगे लिखा है, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ऐसे ही क्रांतिकारी थे जो फ्रांस में उपजे इस विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखें, उम्मीद है आपको अवश्य समझ में। तो कहने का मतलब जो फाइनली इसका जो अगर हम बात करें कंक्लूज़न की, कंक्लूज़न ये हुई कि जो बेसिकली इसमें जो सुधार हुए वो एक तो क्या हुआ कि राजशाही ख़त्म हुआ, दूसरा क्या हुआ कि जो स्लेवरी सिस्टम थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, मेन चीज़ यही थी, और जो फ्यूडल सिस्टम थे ये बंद हो गया, यही कंक्लूज़न थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।